हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्ताकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम। शिक्षा का अधिकार अधिनियम से हर रोज कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है, तो इसको पढ़ लेते हैं। इसके बाद बहुत सारी योजनाओं को मैं मैराथन करवा दूंगी, योजनाओं का पूरा। तो इसका नेक्स्ट वीडियो में योजनाओं का मैराथन ले आऊँगी। अभी ये देख लो, क्योंकि फटाफट इससे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो फटाफट में ये ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि ताकि इसका जो एक या दो, आज तो 2-3 क्वेश्चन बने थे, तो ये गलत ना हो। देखो, सबसे पहले शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम है वो पारित कब हुआ था, आपसे पूछेंगे। पारित मतलब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर इस पे कब हुए थे? 26 अगस्त 2009 को हुए थे। डेट याद रखना। शिक्षा के अधिकार अधिनियम को राइट टू एजुकेशन मतलब बोलते हैं शिक्षा का अधिकार, ठीक है। RTE इसको हम बोलते हैं, शिक्षा का अधिकार। और ये इसको राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित कब किया था? 26 अगस्त 2009 को। और ये लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हुआ था। कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। शिक्षा के अधिकार अधिनियम में अध्याय कितने हैं? शिक्षा के अधिकार अधिनियम में 7 अध्याय हैं। कितने हैं? 7 अध्याय हैं। धाराएं कितनी हैं? धाराएं हैं 38। और इसमें लक्षित समूह कितना है? 6 से 14 वर्ष लक्षित समूह। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है वो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की बात करता है। लेकिन ये जो विकलांग बच्चे होते हैं उनको 6 से 18 साल तक की निःशुल्क शिक्षा की बात करता है। जो विकलांग बच्चे होते हैं उन्हें कितने की बात करता है? 6 से 18 वर्ष। और नॉर्मल जो लक्षित समूह होता है वो कितना होता है? 6 से 14 वर्ष नॉर्मल लक्षित समूह होता है। दोनों ही आपको याद रखना है। चलिए अब और देखते हैं इसके। अब बात करते हैं इसमें क्या बोला गया है कि अगर कक्षा 1 से कक्षा 5वीं तक है, तो एक शिक्षक के लिए कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चों को प्रति वर्ष कम से कम 800 घंटे पढ़ाना रहेगा। और कक्षा 6वीं से 8वीं तक के बच्चों को प्रति वर्ष कम से कम 1000 घंटे पढ़ाना होगा। आपसे पूछेंगे कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्रत्येक शिक्षक को वर्ष में कितने घंटे की क्लासेस लेनी पड़ेंगी, कितने घंटे की कक्षा लेनी पड़ेगी? तो कक्षा 1 से 5 तक है तो 800 घंटे की लेना पड़ेगी। और कक्षा 6 से कक्षा 8 तक है तो 1000 घंटे की क्लासेस लेना पड़ेगी। एक शैक्षणिक वर्ष में कार्य दिवस कितना होगा? कार्य दिवस का मतलब होता है कि कितने दिन पढ़ाना होगा। जैसे कि हमने ऊपर घंटे पढ़े हैं, तो 200 दिन में कितने घंटे पढ़ाना रहेगा? 800 घंटे पढ़ाना रहेगा कक्षा 1 से कक्षा 5वीं तक। और कक्षा 6वीं से 8वीं तक है तो 220 दिन पढ़ाना रहेगा। 220 दिन कितने घंटे पढ़ाना रहेगा? 1000 घंटे पढ़ाना रहेगा, ठीक है। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही चीज़ें याद रखना। घंटों का भी एक शैक्षणिक वर्ष में, एक पूरा शैक्षणिक वर्ष, पूरा जो एक वर्ष होता है, एक बच्चे की क्लास होती है, उसमें किसी भी एक प्राथमिक शिक्षक को 800 घंटे पढ़ाना होगा और 200 दिन पढ़ाना होगा। और कक्षा 6 से 8वीं तक का जो माध्यमिक कक्षाएं होती हैं उसमें 1000 घंटे पढ़ाना होगा और 220 दिन पढ़ाना रहेगा, ठीक है। दोनों ही फैक्ट याद रखना। अब ये देखो कि अगर छात्रों की संख्या कितनी हो और आवश्यक शिक्षकों की संख्या कितनी होना चाहिए? 60 छात्रों तक 2 शिक्षक होना चाहिए। अगर 30 छात्र होते हैं तो 1 शिक्षक होना चाहिए। मतलब 1 शिक्षक 30 छात्रों पर होना चाहिए। अगर 30 से अधिक छात्र होते हैं, 30 से 60 छात्र होते हैं, तो कितने शिक्षक होना चाहिए? 2 शिक्षक होना चाहिए। 61 से 90 अगर छात्र होते हैं, 61 से 90 छात्र पर 3 शिक्षक होना चाहिए। 91 से 120 छात्र पर 4 शिक्षक होना चाहिए। और 121 से 200 छात्र पर 5 शिक्षक और 1 प्रधान शिक्षक होना चाहिए। 121 से 200 छात्रों पर क्या होना चाहिए? 5 शिक्षक और 1 प्रधान शिक्षक होना चाहिए। अगर 200 से अधिक छात्र हैं तो प्रति 40 छात्र 1 शिक्षक और 1 प्रधान शिक्षक होना चाहिए। यदि 200 से अधिक छात्र हैं तो प्रत्येक 40 छात्र पर 1 शिक्षक होना चाहिए और 1 प्रधान शिक्षक होना चाहिए। 121 से जब शुरू होगा तो प्रधान शिक्षक वाला मतलब लागू हो जाता है, वैसे इससे कम पर लागू ये नहीं होता है। अब हम इसके क्वेश्चन लगाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक नीति मुख्य रूप से भारत में आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि वाले बच्चों के लिए शिक्षा में सुधार में पहुंच लाने के लिए आरंभ की गई थी? तो कौन सी की गई? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की गई थी। इसको कब लाया गया? 4 अगस्त 2009 को ये लाया गया। और 1 अप्रैल 2010 को इसको अनिवार्य कर दिया गया। और 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा जो है एक मौलिक अधिकार बन गया था। आपसे पूछेंगे कि शिक्षा को मौलिक अधिकार कब बनाया? 1 अप्रैल 2010 को बनाया।
इसके तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। इसके अलावा इसके तहत राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जो पहले से ही चल रहा है उसमें वो भी इसके अंतर्गत आ गया था। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा जो अभियान है इसको हम RMSA भी बोलते हैं। ये जो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है ये कब आरंभ हुआ था? ये भी 2009 में ही आरंभ हुआ था, है ना। ये इसका उद्देश्य क्या था कि जो माध्यमिक स्तर पर जो जितनी भी शिक्षाएं प्रदान की जाती हैं उनको एक ही जगह पर एकीकृत करने इसको लाया गया था। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम में निर्योग्यता के संदर्भ में किसकी ओर संकेत करता है? मतलब निर्योग्यता किसकी ओर बताता है, किस अधिनियम की ओर बताता है निर्योग्यता जो है? विकलांगता अधिनियम 1995 की तरफ नहीं बताता, निर्योग्यता अधिनियम 2010 को भी नहीं बताता, विभेद को भी नहीं बताता, निर्योग्यता अधिनियम 2005 को बताता है। RT अधिनियम में निर्योग्यता अधिनियम 2005 के प्रावधानों को शामिल किया गया है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि जो दिव्यांग बच्चे हैं वो उचित शैक्षिक सहायता प्राप्त कर सके। तो शिक्षा के अधिकार अधिनियम में निर्योग्यता किसकी ओर संकेत करता है? तो निर्योग्यता अधिनियम 2005 की ओर संकेत करता है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम में निर्योग्यता किसके संदर्भ में बताता है? तो निर्योग्यता अधिनियम 2005 को ये बताता है। किसको? निर्योग्यता अधिनियम 2005 को बताता है। अगला है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल प्रबंधन समिति का उत्तरदायित्व नहीं है? विद्यालय विकास योजना तैयार करना बिल्कुल है। माता पिता को अपने बच्चे को दंडित करने के लिए प्रोत्साहित करना ये नहीं है। माता पिता अपने बच्चे को दंडित करने प्रोत्साहित नहीं कर सकते, तो दूसरा इसका उत्तर हो जाएगा। तीसरा, स्कूल के काम की निगरानी करना, तो ये भी सही हो जाएगा, दूसरा इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, RT अधिनियम शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह कितने घंटे काम करने का निर्देश देता है? प्रति सप्ताह RT जो अधिनियम है वो प्रति सप्ताह कितने घंटे काम करने के लिए बोलता है? 45 घंटे काम करने के लिए बोलता है। RT अधिनियम प्रति सप्ताह कितने घंटे काम करने का बोलता है? RT अधिनियम बोलता है कि हर शिक्षक को प्रत्येक सप्ताह में कम से कम 45 घंटे काम करना चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया है इसमें। इसके तहत शिक्षा क्या है? शिक्षा एक मौलिक अधिकार है। आपसे पूछेंगे कि किस अनुच्छेद के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया है, यह शिक्षा एक मौलिक अधिकार है, तो अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है। इसके अलावा इसमें यह भी बोला गया है इस अधिनियम में कि जो EWS बच्चे होते हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे होते हैं, उनको शिक्षण संस्थाओं में 25% आरक्षण दिया जाएगा या 25% सीटें इनके लिए आरक्षित रखी जाएंगी, ये भी बोला गया है। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय विकास योजना RT 2009 की किस धारा में प्रस्तावित है? विद्यालय जो विकास योजना है RT अधिनियम की धारा 22 में प्रस्तावित है। ये किसके द्वारा, विद्यालय विकास योजना किसके द्वारा तैयार की जाती है? इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जो विद्यालय विकास योजना है ये विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा, विद्यालय विकास योजना किसके द्वारा तैयार की जाती है? विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा ये तैयार की जाती है। किसके द्वारा? विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा ये तैयार की जाती है। पूरे स्कूल के वातावरण के साथ साथ सरकारी अनुदान और धन के उपयोग की ये निगरानी रखती है। पूछ सकते हैं कि विद्यालय विकास योजना किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो विद्यालय प्रबंधन समिति के द्वारा कराई जाती है। विद्यालय विकास योजना को एक वित्तीय वर्ष समाप्त होने के 3 माह पहले ही बना लेना चाहिए, 3 माह पहले ही कंप्लीट कर लेना चाहिए। आपको पूछ सकते हैं कि विद्यालय विकास योजना को वित्तीय वर्ष समाप्ति के कितने पहले ही कंप्लीट कर लेना चाहिए? तो 3 महीने पहले ही इसको कंप्लीट कर लेना चाहिए। विद्यालय विकास समिति को कौन बनाता है? विद्यालय प्रबंधन समिति बनाती है। अगर आपने मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड की होगी तो वहाँ पर एक प्रबंधन की ई-बुक डली हुई है, उसका चार्ज 90 रुपये है। उस 90 रुपये की ई-बुक में आपको ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम, महिलाओं से संबंधित अधिनियम, बच्चों से संबंधित सभी अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, सारों के MCQ मिल जाएंगे। उसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा अधिनियम का। 90 रुपये की ई-बुक है, चाहो तो आप परचेस कर सकते हो वहाँ पे जाके। अगला क्वेश्चन है, RT उसी से ही मैं ये पढ़ा रही हूँ। RT अधिनियम 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय में कुल 62 छात्रों को कितने शिक्षक उपलब्ध कराए जाएंगे? अभी मैंने बताया था कि देखो हर 30 छात्र पर एक शिक्षक उपलब्ध होना चाहिए। अगर 60 होंगे, 30 से 60 तक होंगे तो 2 होंगे, और 60 से ज़्यादा होंगे,
60 से ज़्यादा होंगे, मतलब अगर 90 तक मान लो तो कितने होंगे, 3। तो 62 छात्र हैं, मतलब 60 से ज़्यादा हैं तो कितने चाहिए पड़ेगा, 3 शिक्षक चाहिए पड़ेगा। आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार अगर विद्यालय में 42 छात्र हैं तो कितने शिक्षक इसके तहत उपलब्ध करवाए जाएंगे, इसके तहत 3 शिक्षक उपलब्ध कराए जाएंगे। आरटी अधिनियम ये बताता है कि हर 30 छात्रों पर 1 शिक्षक होना आवश्यक होता है। यदि 30 से ऊपर छात्रों को प्रवेश दिया जाता है तो 60:2 होता है, और यदि 60 से अधिक छात्र होते हैं तो कितने का होता है, 3 शिक्षकों के लिए बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक प्राथमिक विद्यालय में 151 छात्र हैं। देखो 120 से ज़्यादा होते तो प्रधान शिक्षक की ज़रूर पड़ती है, मैंने बताया था। एक प्राथमिक विद्यालय में 151 छात्र हैं। आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार विद्यालय में रखे जाने वाले शिक्षकों की संख्या क्या होनी चाहिए, विद्यालय में जितने शिक्षक रखे जाएंगे उनकी संख्या क्या होनी चाहिए, तो 151 पर 5 प्राथमिक शिक्षक होना चाहिए और 1 प्रधान शिक्षक होना चाहिए। 151 छात्र पर, मतलब ये जो क्राइटेरिया है ये 121 से 200 छात्रों पर होता है। ये जो क्राइटेरिया होता है 5 प्राथमिक शिक्षक प्लस 1 प्रधान शिक्षक, ये 121 से 200 छात्रों पर लागू होता है। इसमें 5 प्राथमिक शिक्षक और 1 प्रधान शिक्षक होना चाहिए। आरटी 2009 के अनुसार बोलता है कि आरटी अधिनियम में 121 से 200 छात्रों पर 5 प्राथमिक शिक्षक होना चाहिए और 1 प्रधान शिक्षक होना चाहिए। अगला है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कैसी होती है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम जब से क्रियान्वयन हुआ है उसके बाद कक्षा कैसी है, अप्रभावित रहती है, ऐसा तो नहीं है, अप्रभावित तो नहीं है। लिंग के अनुसार अधिक समझाती है, लिंग के अनुसार कोई मतलब नहीं रहे, आयु के अनुसार अधिक समझाती है होगा, याद रखना ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुसार क्या प्रभाव, शिक्षा का अधिकार अधिनियम जब मतलब क्रियान्वित हो गया है, प्रभावी हो गया है, तो उसमें कक्षा पर क्या लागू हो रहा है, तो ये लागू हो रहा है कि ये आयु के अनुसार अधिक समझाती हो गई है। कब से लागू हुआ शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। 6 से 14 साल तक के बच्चों को ये शिक्षा प्रदान करता है ना। इसमें विकलांग बच्चों को 6 से 18 साल तक की शिक्षा प्रदान करता है और ये आयु के अनुसार अधिक सजातीय होता है। शिक्षा का अधिकार आरटी अधिनियम 2009 में किस उम्र में बच्चों के बीच शिक्षा के महत्व के तौर तरीकों का वर्णन किया है, 6 से 14 वर्ष के उम्र के बच्चों के बीच शिक्षा के महत्व के तौर तरीकों का वर्णन किया है। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 21A के तहत। अनुच्छेद 21A के तहत 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, उन 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनमें उनके लिए शिक्षा का महत्व बताया है, उनके लिए ही शिक्षा की निःशुल्क की बात करिए, उनको ही अनुच्छेद 21A के तहत जोड़ा गया है और शिक्षा को अनिवार्य भी इसी के तहत बनाया गया है। आरटी अधिनियम की किस धारा और उपधारा के तहत सरकारी स्कूल के शिक्षकों पर निजी ट्यूशन पढ़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, धारा 28 के अंतर्गत लगाया है। धारा 28 क्या कहती है कि कोई भी शिक्षक जो किसी भी स्कूल में पढ़ा रहा है वो शिक्षक खुद को निजी ट्यूशन या निजी शिक्षण गतिविधि में संलग्न नहीं करेगा। धारा 28 बोलती है कि निजी ट्यूशन में या निजी गतिविधि में संलग्न नहीं करेगा। कौन सी बोलती है, धारा 28 बोलती है। धारा 20 क्या बोलती है कि जो कोई भी केंद्र सरकार जो होगी इस अधिनियम में संशोधन कर सकती है, ठीक है। धारा 25 बोलती है कि सरकार और स्थानीय प्राधिकरण छात्र शिक्षक अनुपात के रखरखाव के लिए प्रावधान करेंगे कि 30 बच्चों पर कम से कम 1 शिक्षक हो ही, ये धारा 25 में कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन ने 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा की शुरुआत की थी, तो ये आया था 86वें संविधान संशोधन में। 86वें संविधान संशोधन 2002 के अनुसार ये बोला गया है कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा दी गई है और इसी संविधान संशोधन में 21A अनुच्छेद जोड़ा गया। आपसे पूछेंगे कि किस संविधान संशोधन में अनुच्छेद 21 को जोड़ा गया है, तो 86वें संविधान संशोधन। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, आर्टिकल 45 और आर्टिकल 21A, ये दोनों का स्पेशली ध्यान रखना कि ये जो आर्टिकल 45 है ये बोलता है
3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा, ठीक है। और आर्टिकल 21 से क्या बोलता है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा, जो औपचारिक शिक्षा होती है। औपचारिक शिक्षा की बात कौन सा अनुच्छेद करता है, अनुच्छेद 21A करता है। और अनौपचारिक शिक्षा की बात जो बच्चों को बालवाड़ी में, आंगनवाड़ी में, किंडरगार्टन में दी जाती है, अनौपचारिक जो शिक्षा होती है वो किस में बात कही गई है, वो आर्टिकल 45 में कही गई है। दोनों ही अनुच्छेद आपको याद रखना है, मैं पहले भी आप लोगों को ये पढ़ा चुकी हूँ। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत एक बच्चे को निम्न में से किस स्कूल में प्रवेश पाने का मौलिक अधिकार है। किसी भी सरकारी स्कूल में, निजी स्कूल में, गैर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूल में, या सभी स्कूलों में। किसी भी बच्चे को सभी स्कूलों में, कैसा भी स्कूल हो, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। एक बच्चे को किसी भी स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, चाहे वो अल्पसंख्यकों के लिए हो, चाहे वो हिंदुओं के लिए हो, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो निजी हो, कोई भी स्कूल हो। एक बालक को अधिकार है, राइट टू एजुकेशन, मतलब उसका ये अधिकार है, उसको ये मौलिक अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 21A के तहत। कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्थान किसी भी बच्चे को पढ़ाई से नहीं रोक सकती है, ये बोला गया है। अगला क्वेश्चन है, बाल अधिकारों पर सम्मेलन का कौन सा अनुच्छेद बच्चों की शिक्षा के अधिकार को स्थापित करता है। ये अनुच्छेद 29 ये वैश्विक जो सम्मेलन है, जो वैश्विक बाल स्तर का सम्मेलन है, वैश्विक सम्मेलन है, उसका अनुच्छेद 29 है। जो वैश्विक सम्मेलन है उसका जो अनुच्छेद 29 है, ये मतलब जो वैश्विक एक मानव अधिकार संधि है जो बच्चों के अधिकारों के लिए हुई थी, ये संधि, इसमें एक अनुच्छेद 29 है। इस अनुच्छेद 29 में, ये अनुच्छेद 29 में बताया गया है बच्चों की शिक्षा के अधिकार के बारे में, कि बच्चे को है शिक्षा का अधिकार रखना चाहिए, हर एक बच्चे को शिक्षा का अधिकार है। तो आपसे पूछेंगे कि वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संधि में कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार को बताता है, तो अनुच्छेद 29। या ये भी पूछ सकते हैं, बाल अधिकारों पर सम्मेलन का कौन सा अनुच्छेद बच्चों की शिक्षा के अधिकार को स्थापित करता है, तो अनुच्छेद 29 करता है। अगला है फ्रेंड्स, फूड सेफ्टी ऑफिसर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं बीएससी बायोलॉजी से, बीएससी मैथमेटिक्स से, इस प्रकार से किया हो कि फाइनल मार्कशीट में एक सब्जेक्ट केमिस्ट्री के रूप में का किया हो, माइक्रोबायोलॉजी से किया हो, बायोटेक्नोलॉजी से किए हो, एमएससी केमिस्ट्री से किए हो, फूड टेक्नोलॉजी से किए हो, डेयरी से किए हो, हॉर्टिकल्चर से किए हो, तो आप एमपीपीएससी से जो फूड सेफ्टी ऑफिसर है उसका फॉर्म भर सकते हो। रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं हमारी एप्लीकेशन पे, जल्द रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा। आरंभ के 100 लोग जैसे ही पूरे होंगे उसके बाद चार्ज 5000 हो जाएगा। ऐसे ही हमने एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 को भी आरंभ कर दिया गया है, ट्रिकी बैच इसका भी नाम होगा। आरंभ के 100 स्टूडेंट को 1999 है, उसके बाद 4999 है। रजिस्ट्रेशन आज से आरंभ है, क्लासेस 25 अप्रैल से आरंभ होंगी। इसमें क्या किया गया है एमपीपीएससी प्री 2025 में, क्या होता है कि एंड टाइम पे जब लास्ट के 2 महीने बचते हैं तब पढ़ाई करना स्टार्ट करते हो, तो उतनी इस तैयारी नहीं हो पाती। यहाँ हम डिटेल तैयारी करेंगे, साथ ही इसमें थ्योरी नोट्स मिलेंगे आपको, हर तरीके टॉपिक वाइज ट्रिकी वीडियो मिलेगा। हर टॉपिक को बहुत इजीली लैंग्वेज में समझाया जाएगा, टॉपिक डिटेल से कवर रहेगा, कठिन टॉपिक को ट्रिक से याद कराया जाएगा, टॉपिक वाइज एमसीक्यू रहेंगे, टेस्ट सीरीज रहेगी, और वीकली करंट अफेयर भी तैयार कराया जाएगा और उसकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। इसके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा और इसके बाहर आपको कहीं भी कुछ भी ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो भी इसको ज्वाइन करना चाहता है वो डाउनलोड कर लीजिए जीके विद आकांक्षा शर्मा ऐप। इसकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन किया हो, स्नातक किया हो, चाहे वो बीए किया हो, बीकॉम किया हो, बीसीए किया हो, बीएससी किया हो, कोई भी एमपीपीएससी का फॉर्म डाल सकता है। इसके अलावा जो भी मध्य प्रदेश आबकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसके भी रजिस्ट्रेशन आरंभ हो चुके हैं। क्लासेस 10 अप्रैल से आरंभ होगी। शुरुआती 50 स्टूडेंट के लिए इसका चार्ज 499 है। और 499 में हम क्या दे रहे हैं, देखो इसमें गणित और तर्क शक्ति नहीं पढ़ाई जाएगी, इसमें पढ़ाया जाएगा मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान, बहुत ईजी लैंग्वेज में ट्रिक के साथ पूरा सामान्य ज्ञान पढ़ाया जाएगा विद करंट अफेयर्स, करंट डाटा, प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न भी करवाए जाएंगे, सामान्य विज्ञान पढ़ाया जाएगा, सामान्य ज्ञान पढ़ाया जाएगा, पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न है वो पढ़ाए जाएंगे, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का ट्रिकी वीडियो रहेगा। तो जो भी आरंभ के 50 लोगों में ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो ज्वाइन कर लीजिए। ये इस एप्लीकेशन पे ही जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। एप्लीकेशन में जीके विद आकांक्षा है और जीके विद आकांक्षा शर्मा है, 2 एप्लीकेशन है, तो आपको जीके विद आकांक्षा शर्मा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। इसके अलावा ये हमारा फूड सेफ्टी ऑफिसर की बैच है, फूड
फूड सेफ्टी ऑफिसर का मैंने बताया है। बहुत शानदार तैयारी कराने वाली हूँ। 17 साल बाद ये वैकेंसी आई है और 17 साल बाद ये वैकेंसी आई है और इसमें 120 पोस्ट है जो बहुत अच्छी है। एक ही पोस्ट के लिए है तो 120 पोस्ट बहुत अच्छी हैं और जो कि बटी हुई हैं अलग अलग कैटेगरी में। इसमें भी आपको हस्तलिखित नोट्स दिए जाएंगे, रिकॉर्डेड ट्रिकी वीडियो रहेगा, संपूर्ण सिलेबस पार्ट ए और बी में कवर रहेगा, टेस्ट रहेंगे, टॉपिक वाइज एमसीक्यू रहेंगे। आरंभ के 100 स्टूडेंट को इसमें 1999 में है, उसके बाद ये 4999 होगा। सबसे सरल सस्ता और कोर्स हम आपको करवा रहे हैं जिसमें हम ट्रिकी तरीके से बहुत इजी लैंग्वेज में आपको तैयार कराने वाले हैं। तो जो भी एफएसओ का बैच लेना चाहता है, एमपीपीएससी का लेना चाहता है, आबकारी का लेना चाहता है, तो वो मुझे आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करके बैच में अपना रजिस्ट्रेशन करा लें और जो डिस्काउंट वाला जो ऑफ़र है उसका लाभ ले लें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में आरटीए की कौन सी धारा अध्यापकों के कर्तव्यों से संबंधित है? धारा 24 अध्यापक के कर्तव्य से संबंधित है। धारा 24 में अध्यापक के कर्तव्य बताए गए हैं कि अध्यापक ट्यूशन नहीं पढ़ाएगा, उसके क्या क्या कर्तव्य हैं, बच्चों को प्रताड़ित नहीं करेगा। अगला है, आरटीई की किस धारा में यह बताया गया है कि बच्चों को शारीरिक दंड देना एक प्रताड़ित करना होता है? धारा 17 में बताया है कि बच्चों को अगर दंड दे रहे हो तो वो एक शारीरिक प्रताड़ना में आएगा। किस में बताएगा? धारा 17 में। एक शैक्षणिक वर्ष में आरटीई अधिनियम के तहत स्कूल में प्राथमिक शिक्षकों के लिए कितने वर्ष कार्य करना अनिवार्य है? तो अगर प्राथमिक शिक्षक है, मैंने अभी बताया था कक्षा 1 से कक्षा 5 तक तो 200, और अगर माध्यमिक शिक्षक है तो कितने? 220 दिन। प्राथमिक शिक्षक है तो 800 घंटे और 200, माध्यमिक शिक्षक है तो कितने? 1000 घंटे। और दिन कितने? 200 दिन, और माध्यमिक शिक्षक के लिए 220 दिन। अगला है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुसार एक विशेष कक्षा में बच्चों का नामांकन किसके आधार पर प्रस्तावित किया गया है? एक जो शिक्षा का नामांकन होता है वो किसके अनुसार होना चाहिए? तो बच्चे की उम्र के आधार पर, बच्चे की क्षमता भी होना चाहिए और उम्र के अनुसार भी होना चाहिए। तो क्षमता और उम्र दोनों ही इसके आंसर हो जाएंगे, बच्चों की क्षमता और उम्र। और अगर एक ऑप्शन में पूछा जाए तो बच्चे की उम्र लगाना। नामांकन जो होता है वो किसके अनुसार लगाया जाता है? उम्र के आधार पर नामांकन लिया जाता है, तभी तो हम उन्होंने उम्र का क्राइटेरिया दिया है 6 से 14 वर्ष, है ना। शिक्षा का अधिकार अधिनियम बोलता है कि एक विशेष कक्षा में बच्चों का प्रवेश बच्चे की क्षमता और उम्र के आधार पर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार कौन सा अध्याय स्कूलों और शिक्षकों की जिम्मेदारियों का प्रावधान करता है? अध्याय 4। अध्याय 4 बताता है स्कूल के जो अध्यापक होते हैं उनके शिक्षकों की जिम्मेदारी बताता है। कौन सा? अध्याय 4। फ्रेंड्स, हमने हमारे एप्लीकेशन पर बहुत सारी फ्री पीडीएफ डाली हैं, उनको डाउनलोड करके पढ़ लेना। बहुत सारी यूट्यूब की वीडियो भी डाली हैं, एग्ज़ाम के क्वेश्चंस भी डाले हैं, और मध्याह्न भोजन भी मैंने निःशुल्क डाला, उसको एक बार पढ़ लेना। मनरेगा भी डाला हुआ है, फ्री पीडीएफ वाले फोल्डर में चल जाके आप देख सकते हो, और एमपीईएसबी फोल्डर में जाकर भी आप देख सकते हो। आरटीई 2009 के अनुसार वर्तमान कक्षाओं में शिक्षक को ऐसी गतिविधियों को निर्मित करना चाहिए जो सभी शिक्षार्थियों को एक विषम व्यवस्था में संलग्न करेंगे। क्या करना चाहिए? चुनौती, मतलब वर्तमान कक्षा में शिक्षकों को बच्चों में एक चुनौती उत्पन्न करना चाहिए जिससे कि सारे बच्चे अलग अलग तरीके से काम करें, अलग अलग तरीके की गतिविधियों में भाग लें। तो क्या करना चाहिए? उनके लिए चुनौती उत्पन्न करना चाहिए। केंद्र सरकार के आरटीई एक्ट 2009 में कितने अध्याय और कितनी धाराएं हैं? तो इसमें 7 अध्याय हैं और 38 धाराएं हैं। केंद्र सरकार का जो आरटीई एक्ट है उसमें कितने अध्याय हैं? 7 अध्याय हैं और 38 धाराएं हैं। भारत आरटीई एक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत आरटीई एक्ट लागू करने वाला कौन सा देश है? भारत आरटीई एक्ट लागू करने वाला 135वां देश है। बहुत सारे लोगों के एमपीएसआई के लिए भी मैसेज आ रहे हैं। एमपीएसआई 2 या 3 दिन में उसका जिस प्रकार से भी मटेरियल उपलब्ध होगा हमारे पास, तो हम उसकी जानकारी आपको 2 या 3 दिन में देंगे। बाकी आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखिएगा, जो भी अपडेट होगा वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपना नंबर ज़रूर सेव करवा के रखिए, यहाँ से भी आपको बहुत सारी जानकारी आने वाले एग्ज़ाम की मिलती रहेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मेरे टेलीग्राम की लिंक भी मिल जाएगी, उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा।
टेलीग्राम द्वारा भी आपको बहुत सारी जानकारी, आने वाले एग्ज़ाम की जानकारी, जो आपने रूटीन एक बनाया है पढ़ाई का, उसको बनाए रखिएगा, उसको बिल्कुल मत तोड़िएगा, क्योंकि अभी आपका एक रिदम बना हुआ है पढ़ने का। बहुत सारी लड़कियां बहुत समय बाद मतलब पढ़ने आई हैं, छोड़ दी थी उन्होंने पढ़ाई, तो वो जो एक रिदम बनी हुई है उसको बिल्कुल मत तोड़िए। जितना आप सुपरवाइज़र में पढ़े हो उसका 1% भी अगर आप MPPSC में पढ़ोगे तो आपका MPPSC ज़रूर क्लियर होगा, क्योंकि बहुत सारी लड़कियों ने दिन दिन रात एक किया है इस सुपरवाइज़र एग्ज़ाम के लिए। तो सुपरवाइज़र एग्ज़ाम ज़रूर दी MPPSC का कीजिए। आने वाले समय में बहुत सारी वैकेंसी और आ रही हैं, पटवारी भी आ रही है, ग्रुप 2 की वैकेंसी भी आ रही है, बहुत सारी वैकेंसी आ रही है, तो उसमें उसका फॉर्म भरिएगा। लेकिन पढ़ाई जारी ज़रूर रखिएगा, पढ़ाई, क्योंकि पढ़ाई से फिर हटे तो फिर वही स्थिति होगी, हो सकता है अगले साल फिर सुपरवाइज़र आ जाए, तो इसलिए पढ़ाई का रिदम टूटने मत दीजिएगा। भारत RT एक्ट लागू करने वाला कौन सा देश है? 135वां देश है भारत RT एक्ट लागू करने वाला। RT एक्ट 2009 के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 1 से 5 में कार्य दिवसों की व शिक्षण घंटों की न्यूनतम संख्या कितनी है? 200 कार्य दिवस और 8 घंटे, कक्षा 1 से 5 तक। और कक्षा 6 से 8 तक में कितने हैं? 220 कार्य दिवस हैं और 1000 घंटे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा 1 में प्रवेश करने वाले छात्रों को स्कूल के लिए तैयार करने की समय सीमा कितनी है? समय सीमा है 2030 तक। मतलब जितने भी बच्चे हैं जो कक्षा 1 में प्रवेश कर रहे हैं, उनके लिए एक समय सीमा है कि 2030 तक उनको प्रवेश, कितने भी बच्चे हों उस राज्य में, उस क्षेत्र में, सबको स्कूल में प्रवेश कराना ही है जो कक्षा 1 में होंगे। कक्षा 1 में जितने भी कक्षा 1 में आने वाले उस उम्र के बच्चे जितने भी होंगे, सबका एडमिशन लेना ज़रूरी है। ये एक लक्ष्य रखा गया है। कब तक रखा गया है? 2030 तक रखा गया है। राष्ट्रीय शिक्षा 2020 में प्रारंभिक कक्षा या बाल वाटिका की स्थापना का प्रस्ताव है। प्रारंभिक कक्षा या बाल वाटिका के लिए आयु कितनी होती है? 5 वर्ष की आयु से पहले। बाल वाटिका के लिए क्या उम्र होती है? 5 वर्ष की आयु से पहले बाल वाटिका में रखा जाता है। शिक्षा नीति में बाल वाटिका का वर्णन, आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि इनमें से किसका वर्णन राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किया गया है? बाल गृह बोल सकते हैं, बाल संस्कार गृह बोल सकते हैं। तो याद रखना, बाल वाटिका का वर्णन किया गया है। और बाल वाटिका का वर्णन किस वर्ष तक की आयु के पहले किया है? 5 वर्ष की आयु से पहले। ये शिक्षा नीति के बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा महिलाओं के अधिनियम और योजनाओं के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, तो उसका वीडियो योजनाओं का और महिला अधिनियम का मैं नेक्स्ट लेके आऊँगी। सारे लोग वीडियोस पर रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन पर क्लिक करके रखिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। NCP जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी उसके उस जो मसौदा समिति के थे, जो प्रारूप समिति के, उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। NCP मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? कस्तूरी रंगन NCP मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी कब दी थी? तो ये दी थी इन्होंने 29 जुलाई 2020 को। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी कब दी है? 29 जुलाई 2020 को दी है। कब दी है? 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मार्गदर्शक कौन है? प्राचीन एवं सनातन भारतीय ज्ञान की समृद्ध विरासत। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मार्गदर्शक कौन है? प्राचीन एवं सनातन भारतीय ज्ञान की जो समृद्ध विरासत है, वो इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मार्गदर्शक हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कितने मूल सिद्धांतों का उल्लेख किया है? 22 मूल सिद्धांतों का उल्लेख राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किया है। कितने? 22 सिद्धांतों का उल्लेख किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को एक ढांचा में बनाया गया है। वो ढांचा क्या है? 5+3+3+4। 5 पहला जो ईयर रहेगा वो 5 साल का रहेगा, फिर कितने का रहेगा? फिर 3 रहेगा, फिर 3 रहेगा और फिर लास्ट में 4 का रहेगा। इस प्रकार से 5+3+4 इसमें रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की नई पाठ्य चर्चा के अनुसार स्कूल शिक्षा में किस आयु वर्ग को शामिल किया गया है? स्कूली शिक्षा में किस आयु वर्ग को शामिल किया गया है? 3 से 18 जो वर्ग है उसको स्कूली शिक्षा में वर्गीकृत किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा की पाठ्य चर्चा के अनुसार माध्यमिक चरण को कवर करने वाली कौन सी संस्था है जो माध्यमिक चरण को बताती है? माध्यमिक चरण को बताता है कक्षा 9 से 12। कक्षा 9 से 12 माध्यमिक चरण को बताता है। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, हाइपोकैलेमिया।
हाइपोकैलेमिया किस खनिज तत्व की कमी से होता है? हाइपोकैलेमिया किस खनिज तत्व की कमी से होता है? सारे लोग इसका कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। जिनको भी मेरे वीडियोस पसंद आते हैं सारे लोग कमेंट जरूर किया कीजिए, लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए। आप सारे लोगों के कमेंट में पढ़ती हूँ, तो सारे लोग कमेंट जरूर कीजिएगा और इसका आंसर भी बताइएगा कि हाइपोकैलेमिया किस खनिज तत्व की कमी से होता है। माध्यमिक चरण को कौन कवर करता है? कक्षा 9 से 12। अगला है एनईपी 2020 की नई पाठ्य चर्चा के अनुसार। देखो माध्यमिक हमने 9 से 12 लिखी, ये मध्य चरण की बात कर रहे हैं। मध्य चरण कक्षा 6 से 8। माध्यमिक कौन सा हो जाएगा? 9 से 12 हो जाएगा। माध्यमिक कौन सा हो जाएगा? 9 से 12 हो जाएगा। और कक्षा 6 से 8 में कौन सा हो जाएगा? कक्षा 6 से 8 में कौन सा हो जाएगा? मध्य हो जाएगा। मध्य हो जाएगा कक्षा 6 से 8 में। एनईपी 2020 की नई पाठ्यचर्या संरचना के अनुसार प्रारंभिक चरण को कौन सा कवर करता है? कक्षा 3 से 5। प्रारंभिक चरण कौन सा होता है? कक्षा 3 से 5 जो होता है वो प्रारंभिक चरण होता है। एनईपी की पाठ्य चर्चा के अनुसार फाउंडेशन चरण कौन सा होता है? जो केवल आंगनवाड़ी, बाल वाटिका, प्री स्कूल को कवर करता है, अनौपचारिक जिसको हम शिक्षा बोलते हैं, वो क्या होता है? फाउंडेशनल चरण बोलता है। फाउंडेशनल जो चरण होता है इसको हम बेसिक शिक्षा बोलते हैं। वो आंगनवाड़ी और प्री स्कूल में होती है, बच्चों को स्कूल जाने से पहले की तैयारी जिसको बोलते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 6 वर्ष की आयु से पहले बच्चे का कितना प्रतिशत मस्तिष्क का विकास हो जाता है? 6 वर्ष की आयु से पहले 85% से अधिक 85% से अधिक मस्तिष्क का विकास हो जाता है। शिक्षा नीति में ये बोला गया है। शिक्षा नीति में क्या बोला गया है कि 6 वर्ष की आयु से पहले बच्चे का लगभग 85% से अधिक मस्तिष्क का विकास हो जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रारंभिक बचपन और देखभाल शिक्षा के लिए ECCE रूपरेखा का नाम दिया गया है। इसको क्या बोलते हैं? इसको NCPF ECCE बोलते हैं। यहाँ पर भी क्या बोला गया है? यहाँ पर भी यहाँ पर भी बोला है 8 से 18 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ECCE के लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है, उसको देख लेना। तो याद रखना इसका नाम है ना, ECCE शैक्षणिक रूपरेखा का नाम क्या है? उसमें क्या जुड़ जाएगा? NCP शिक्षा नीति जुड़ जाएगा, NCPA और F जुड़ जाएगा, ठीक है। और फिर क्या जुड़ जाएगा? ECCE, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति और ECCE। ये ECC क्या होता है? इसको हम बोलते हैं अर्ली मतलब अर्ली चाइल्ड एजुकेशन, मतलब जो स्कूल पूर्व देखभाल होती है उसको हम ECCE बोलते हैं। और ECCE का आपसे फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं कि ECC का, तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इसको बोला जाता है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, स्कूल पूर्व देखभाल और शिक्षा इसको बोला जाता है। इसमें क्या जुड़ जाएगा? NCP जुड़ जाएगा, मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इसमें जुड़ जाएगा। एक शैक्षणिक वर्ष में RT अधिनियम के तहत एक माध्यमिक जो स्कूल है, एक माध्यमिक शिक्षक के लिए कितने कार्य अनिवार्य किए गए हैं? माध्यमिक शिक्षक के लिए 220 दिन अनिवार्य किए गए हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो। अगला जो भी टॉपिक लेके आने वाली हूँ मैं योजनाओं का लेके आने वाली हूँ, इम्पोर्टेंट योजना और इम्पोर्टेंट अधिनियम। रात का रिव्यू मैंने डाल दिया है, जो जो पेपर में क्वेश्चन आए थे उनको एक बार देख लेना और उनको ही रिविज़न कर लेना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।